निकिता अचानक आई आवाज़ पर चौंक उठी और वर्तमान में लौट आई। उसने हड़बड़ाकर आसपास देखा। बच्चे टीवी पर कोई कार्टून मूवी देखने लगे थे। आवाज़ शायद किचन से आई थी। निकिता किचन की तरफ गई और एक बार फिर बुरी तरह चौंक गई। सामने हाथ में ट्रे लिए सूरज भी इस अप्रत्याशित हुई घटना से चौंक उठा। भूत बंगले से सीधी यहीं चली आ रही हो क्या? सूरज सामान्य होते हुए बोला। भूत बंगले से? और नहीं तो फिर कहाँ से आ रही हो इस तरह? ट्रे हाथों से छूटते छूटते बची। मेरी सारी मेहनत को तुम गुड़ गोबर कर ही देती अगर मैं थोड़ा चौकन्ना न रहता तो। सॉरी। वो किचन से आवाज़ आई तो मैं देखने चली आई। ओह, तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने किचन की परवाह है। सूरज मुस्कुरा उठा। तुम कैसे हर समय मजाक कर लेते हो? निकिता बोली। सूरज के मजाक पर मुस्कुराने के बजाय निकिता का ठंडा व्यवहार सूरज को निकिता के अंदर चलते तूफान की खबर दे गया। वो अच्छी तरह जानता था निकिता उसे कुछ बताएगी नहीं, इसलिए उसने कुछ पूछना ठीक भी नहीं समझा। तुम हर समय उतरी शक्ल लेकर घूम लेती हो, ठीक वैसे ही। जवाब में सूरज ने एक और पंच मारा। इस बार निकिता खुद को मुस्कुराने से रोक न सकी। उसकी नज़र सूरज के हाथ पर पकड़ी हुई ट्रे पर गई। अरे, तुमने पकोड़े भी बना लिए। लाओ, इसे मैं लेकर चलती हूँ। निकिता चाय वाली ट्रे पकड़ती हुई बोली। सच में बहुत चालाक हो। सूरज निकिता के पीछे चलता हुआ टेबल के पास आ गया था। उसकी बात पर निकिता ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। चाय वाली ट्रे हल्की थी, इसलिए तुमने पकड़ी ना? सूरज बड़ी ही मासूमियत से बोला। निकिता उसकी सूरत देख और बात सुन खिलखिला कर हंस पड़ी। उसको हंसता देख सूरज के चेहरे पर संतोष वाली मुस्कान छलकने लगी। किचन में अचानक उसका हाथ गर्म कढ़ाई पर लगा और वो वर्तमान में लौट आया था। हाथ झटका तो पकोड़े तलने वाली छलनी नीचे गिर पड़ी, जिसकी आवाज़ पर निकिता चौंक उठी थी। छलनी उठाकर सूरज ने जल्दी से चाय गैस से नीचे उतारकर कप में उड़ेल दी और तुरंत ही एक ट्रे में चाय और दूसरी में पकोड़े लिए किचन से बाहर की तरफ आया। वहाँ अचानक निकिता के आने से उसके हाथ से ट्रे छूटते छूटते बची। इन सब में सूरज अपने हाथ पर होती जलन को ही भूल गया था, जो गरम कढ़ाई पर लगने की वजह से थोड़ा काला भी पड़ गया था। रोहित वापस लौटा तो उसके हाथ में भोला की गर्मा गर्म जलेबी और दूध का पैकेट था। भाभी आप? रोहित के मुंह से निकला। आ गए? तुमने आना ही छोड़ दिया, इसलिए मैं ही चली आई तुमसे मिलने। भाभी बोली। सामान्य रंग रूप, दिखने में सीधी सादी, सलीके से बंधी खुले पल्ले की साड़ी को कमर से लपेटे हुए, मांग में सिंदूर की हल्की सी रेखा, हाथों में लाल रंग की चार चार चूड़ियाँ, माथे पर मध्यम आकार की बिंदी और हाथ में पकोड़े तलने वाली छलनी। वो भाभी बस। रोहित यूं भाभी को अचानक देख सकपका गया था। अरे अरे, इसमें इतना घबराना कैसा? मैं पहली बार तो तुम्हारे घर नहीं आई हूँ ना? रोहित की भाभी सरिता बोली। असल में रोहित निकिता से मिल कर आया था। उसे लग रहा था जैसे ये सब उसके चेहरे पर ही लिखा है और हर कोई आसानी से इस बात को ताड़ जाएगा। क्या हुआ रोहित? प्रिया शायद समझ चुकी थी रोहित के चेहरे पर आते जाते भाव को। नहीं, कुछ नहीं। भीड़ बहुत थी भोला की दुकान पर। रोहित जलेबी का पैकेट और दूध का पैकेट प्रिया की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। उसकी दुकान पर वैसे भी भीड़ होती है, फिर आज तो बारिश का मौसम है। समोसे कचौड़ी वालों की तो लाइन लगी होगी। कहते हुए प्रिया ने झट से सामान पकड़ लिया। और ऐसे में हमारी मैडम की जलेबी की फरमाइश पर सब घूर कर देखने लगे होंगे रोहित को। सरिता बोली। मैं सबसे अलग हूँ, पसंद भी तो अलग होगी ना? पीहू दोनों हाथ मोड़कर गर्व से सिर उठाते हुए बोली। इतनी देर में प्रिया जलेबी और पकोड़े प्लेटों में सजाकर ले आई थी। ड्रामा स्टार, अब बस कर और ये खा। सरिता ने पीहू की तरफ जलेबी की प्लेट बढ़ाते हुए कहा। यम्मी। पीहू जलेबी देखकर होठों पर जीभ फिराती हुई बोली। तुम बैठो प्रिया, चाय मैं ले आती हूँ। आप बैठिए न भाभी, मैं लेकर आती हूँ। प्रिया ने सरिता के दोनों हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए कहा। और तुम जाकर ये गीले कपड़े बदल लो। प्रिया रोहित पर अधिकार जताती हुई बोली। प्रिया को यूं रोहित की परवाह करता देख सरिता मुस्कुरा दी। प्रिया चाय बना लाई थी, रोहित भी कपड़े बदल कर आ गया था।
सब चाय पकोड़े और जलेबी के मज़े ले रहे थे। तभी पीहू रोहित को घूरने लगी। पहले तो किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन जब वो लगातार रोहित को घूरती रही तो प्रिया का ध्यान उस पर गया। तुम रोहित को ऐसे क्यों देख रही हो? प्रिया जलेबी का एक टुकड़ा उठाकर बोली। रोहित और सरिता का ध्यान भी इस तरफ गया। पीहू अब भी लगातार रोहित को देख रही थी। रोहित ने इशारों में ही उससे पूछा, क्या बात है? वो आपके गाल के नीचे गले के बिल्कुल पास गोल गोल कुछ है। पीहू अंगुली से दिखाती हुई बोली। उसकी नज़रें अब भी रोहित के उस विशेष हिस्से पर टिकी हुई थी। रोहित का हाथ तुरंत वहां गया। सरिता रोहित के उसी तरफ बैठी हुई थी तो उसे तुरंत ही वो गोल चीज़ नजर आ गई। उसने बड़ी ही फुर्ती से बिंदी निकाल ली। अरे शायद मेरी बिंदी गिर गई पकोड़े देते वक्त, सरिता बात बनाती हुई बोली। रोहित को याद आया जब निकिता बेहोश हो गई थी तब उसको सीधा करते वक्त शायद उसकी बिंदी निकलकर रोहित के गले पर चिपक गई थी। प्रिया ने अच्छी तरह नोटिस किया था कैसे भाभी ने तुरंत ही अपने माथे की बिंदी हटा ली थी ताकि प्रिया को पूरा यकीन हो जाए रोहित के गले पर मिलने वाली बिंदी उनकी ही है। सब समझकर भी प्रिया कुछ नहीं बोली। तीनों ही अपनी अपनी तरह से अजीब बोझिल स्थिति में फंस चुके थे। आप अपनी छतरी भी नहीं लेकर आए? पीहू ने अगला सवाल भी कर डाला। वो शायद भूल गया। रोहित अब बुरी तरह सकपका गया था। निकिता को देखते ही उसे क्या हो जाता था कि वो सब भूल जाता था। हो जाता है कभी कभी। फिर तेरी जलेबी भी तो लानी थी ना, इसलिए भूल गया होगा। सरिता ने एक बार फिर रोहित का पक्ष लिया। मैं झूठे बर्तन साफ कर देती हूँ। पीहू के सवालों और भाभी की बातों से बने बोझिल माहौल से बचने के लिए प्रिया वहाँ से उठती हुई बोली। सरिता मुस्कुरा दी। वैसे वो भी प्रिया की मदद करती थी, लेकिन अभी उन्होंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि प्रिया के वहाँ से जाते ही रोहित के पास आकर फुसफुसाई। देख रोहित, तेरा किसी और लड़की से चक्कर है तो अभी संभल जा। प्रिया को इस बारे में कुछ भी पता चला न तो बहुत प्यार करती है वो तुमसे। उसे पता चला तो उसका दिल टूट जाएगा। भाभी आप गलत समझ रही हैं। रोहित ने भाभी की बात काट कर कुछ कहना चाहा। मैं जो भी समझ रही हूँ बस तू संभल कर रह। सरिता रोहित की बात अनसुनी करती हुई बोली। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। रोहित ने अपनी बात समझानी चाही। फिर कैसी बात है? तेरे गले पर बिंदी मिलती है, जाहिर है वो बिंदी प्रिया की तो नहीं, क्योंकि वो तो बिंदी लगाती ही नहीं। और अपनी छतरी भी तू न जाने किसके घर भूल आया है। मुझसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ प्रिया और मैं नहीं जानना चाहती तू क्या कहना चाहता है। मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ साथ में। सरिता थोड़ी सी भावुक हो उठी। तभी प्रिया भी किचन से बाहर निकल आई। उसे देख सरिता एक बार फिर सामान्य हुई। तो अब हम चलते हैं। सरिता पीहू का हाथ पकड़ती हुई बोली। मुझे आपके साथ नहीं आना, यहीं रहना है। पीहू ने सरिता से अपना हाथ छुड़ाया और जाकर रोहित की टांगों से लिपट गई। पीहू, सरिता बोली, लेकिन पीहू रोहित के पीछे छिप गई। मैं इसे बाद में ले आऊँगा। रोहित बोला। ठीक है, वैसे भी मेरी सुनता कौन है? बनावटी नाराज़गी के साथ सरिता बोली और फिर हल्की सी मुस्कान बिखेरती हुई वहाँ से चली गई। निकिता से मिले थे। भाभी के जाते ही प्रिया ने रोहित से धीमी आवाज़ में पूछा। रोहित की नज़रें कैसे पता वाले अंदाज में प्रिया की तरफ उठी। बनो मत, इस शहर में इतनी सारी लड़कियों में से तुम सिर्फ 3 को ही जानते हो। मैं बिंदी लगाती नहीं। भाभी की बिंदी मीडियम साइज़ की होती है। अब बची एक निकिता। मुझे भूल गई आप। पीहू तुनकती हुई उन दोनों के पास आकर गुस्से से मुंह फेर कर बोली। रोहित और प्रिया चौंक गए। उसके ऐसा कहने का अर्थ दोनों ही समझ नहीं पाए थे। इतनी प्यारी गुड़िया को कोई कैसे भूल सकता है? रोहित पीहू को गोद में उठाकर लाड़ लड़ाते हुए बोला। झूठ। प्रिया ने आंखों की पुतली ऊपर चढ़ाकर गाल फुलाते हुए कहा। अरे बाबा, एकदम सच्ची। अब प्रिया भी करीब आ गई थी। हाँ, एकदम सच्ची वाली सच्ची। रोहित प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोला। अभी प्रिया दीदी ने कहा, आप बस 3 लड़कियों को जानते हो, मम्मा, प्रिया दीदी और वो क्रीम वाली आंटी को।
मेरा नाम तो लिया ही नहीं। पीहू ने फिर मुंह फुला लिया। ओह सॉरी बाबा, मैं ना बड़ी लड़कियों की बात कर रही थी, तुम तो अभी छोटी सी गुड़िया हो। प्रिया मनाने वाले अंदाज में बोली। आपकी गुड़िया नहीं हूँ, मैं तो बस चाचा की गुड़िया हूँ। पीहू रोहित के गले में बाहें डालते हुए बोली। सुना, बस मेरी गुड़िया है। रोहित प्रिया को चिढ़ाता हुआ बोला। हाँ हाँ सुना, चाचा की चमची। अच्छा, अब हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, ठीक है ना पीहू? रोहित पीहू को मनाता हुआ बोला। मैं 2 खाऊंगी, पीहू खुशी से बोली। इतनी जल्दी मान भी गई मैडम? प्रिया मुस्कुरा कर बोली। मैं अपना बैग तो ले लूं और तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम तो बस अपनी गुड़िया को देखो। प्रिया पीहू को जीभ दिखाकर बोली। जवाब में पीहू ने भी जीभ दिखा दी। तुम दोनों का ये हमेशा का है, संडे की शाम झगड़ा और फिर पूरे हफ्ते एक दूसरे को याद करना। अगले संडे ऐसे मिलना जैसे बरसों से बिछड़ी हो। रोहित घर से बाहर निकल आया। इतनी देर में प्रिया भी आ गई। पीहू को सरिता के पास छोड़कर रोहित वापस अपने फ्लैट पर लौट चुका था। हमेशा की तरह भाभी ने रोहित के लिए रात का खाना भी पैक कर दिया था। प्रिया आइसक्रीम खाने के बाद ही अपने घर चली गई थी। अब वहाँ रोहित अकेला था। हमेशा की तरह अंदर ही अंदर कुछ पिघल रहा था, जिसे जबरन समेटने की कोशिश में रोहित खुद को और भी कमज़ोर कर रहा था। भाभी का दिया खाना लेकर रोहित टीवी के सामने बैठकर खाना टेबल पर रखकर रिमोट से टीवी के चैनल बदलने लगा। कोई चैनल ऐसा नहीं था जो उसके दिल को कुछ देर के लिए सब भुलाने पर मजबूर कर दे। वो दिल को बहलाना चाहता था, लेकिन दिल बार बार वहीं लौट जाता था। सूरज को अगले दिन ही शहर लौटना पड़ा था। उसका एकमात्र भाई भी किसी दुर्घटना का शिकार हो गया था। उधर रोहित को कुछ और दिन गांव में ठहरना था। उसका वैसे भी चलो, अब तुम दोनों को घर भी छोड़ दूंगा। रोहित प्रिया से बोला। अब गांव में मन लगने लगा था। आजकल मंदिर आने के पीछे उसका असल कारण उस दिन वाली लड़की थी, जिसे देख उसके दिल में अपने होने का एहसास कराया था। मंदिर में आकर रोहित तब तक वहां से नहीं जाता जब तक निकिता अपनी पूजा खत्म करके वहां से चली नहीं जाती। पहले ही दिन निकिता ने रोहित को देखा था, तब उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन भी पहले दिन वाली जगह रोहित को खड़ा देख निकिता को याद आया, ये लड़का कल भी यही था। इतना याद आते ही निकिता यूं कतरा कर निकली मानो सांप उसको छूने ही वाला हो। रोहित का रोज का नियम बन गया था निकिता को मंदिर आते, पूजा करते और जाते देखना। इतने में निकिता भी रोहित को कुछ कुछ समझने लगी थी। समझे भी कैसे नहीं, जिन आंखों में निर्मल पवित्र प्रेम भरा हो उन्हें भला कोई कैसे ना पहचाने। निकिता भगवान से यही दुआ करती, रोहित से उसका आमना सामना न हो। रोहित की भावनाएं हमेशा सीमित ही रहे, कभी इतनी न बढ़े कि वो निकिता से सामने आकर अपने दिल की बात कह दे। निकिता को अच्छा लगने लगा था, कोई है जो उसे देखता है, चाहता है। वो इतने में खुश हो जाया करती थी। अपने इन भावों को उसने कभी चेहरे पर नहीं आने दिया। चारू भी पहले की तरह रोज निकिता के साथ मंदिर आती और रोहित को उनकी तरफ देखता पाती तो मन ही मन वो भी मुस्कुराती। इधर रोहित इतने समय में बस इतना ही जान पाया था, जिसे वो दिल दे बैठा है वो एक विधवा है। गांव के रीति रिवाज उसे ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन इतना वो समझता था, विधवा से प्रेम आसान नहीं, लेकिन प्रेम करने वाले आसानी से हार कहाँ मानते हैं। उसने भी मन ही मन जिद ठान ली थी, जैसे तैसे पहले अपने भैया को मनाएगा, न माने तो सूरज की मदद भी लेगा और फिर घर वालों को भी मना ही लेंगे। इधर घर वाले मान गए तो उधर वाले भी मान जाएंगे। मन ही मन अपने प्रेम का महल बनाता रोहित इस बात से अनजान था, ख्याल और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है। ख्याली पुलाव में उसने सब सोच समझ लिया था, पूरी तैयारी अच्छे से कर ली थी, लेकिन असल तो कुछ और ही था। असलियत का थोड़ा अंदाज़ा उसे उस दिन हुआ जब एक दिन मंदिर में भंडारा था और सबको खीर प्रसाद में खीर दी जा रही थी। उसने भी खीर ली और वहां आकर बैठ गया जहां निकिता चुपचाप बैठी थी सबसे अलग। रोहित को अपने पास देख निकिता बुरी तरह घबराई।
खड़ी होकर वो जाने ही वाली थी, तभी रोहित की आवाज़ ने उसके कदमों को जकड़ लिया। आप उठ क्यों गई? मैं तो आपके लिए प्रसाद लाया था। रोहित ने खीर का दोना निकिता की तरफ बढ़ा दिया। निकिता ने एक नज़र उस दोने पर डाली और फिर रोहित के चेहरे पर, जिस चेहरे को दूर से बस एक नज़र वो देखा करती थी, आज उसे करीब से एक ही नज़र में जी भर कर देख लिया था उसने। साथ ही आवाज़ भी सुन ली थी। ये लम्हा तुरंत ही बीत गया। वो एक विधवा है और मंदिर में लोगों की नज़रें उस पर है। इस बात का ख्याल आते ही वो पलटी और जाने लगी। ये खीर तो लेती जाइए। रोहित निकिता के सामने आ गया। वो खीर नहीं खाती। तभी पीछे से आवाज़ आई। रोहित ने मुड़ कर देखा। ये लड़की वही थी जो निकिता के साथ रहती थी। खीर पसंद नहीं? रोहित ने पूछा। पसंद तो बहुत है, शादी से पहले खूब खाती थी, लेकिन जब से शादी मतलब विधवा, तब से सब बंद, खाली रोटी सब्जी खाती है। चारू की आवाज़ में अपनी बहन के लिए दर्द था। क्यों? रोहित हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आया। चारू, देर हो रही है। निकिता ने चारू का हाथ पकड़ लिया। ओ तो आपका नाम चारू है? रोहित तपाक से बोला।